हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ समझाने वाला हूँ, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक है रासायनिक ऊष्मागतिकी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट व्यंजक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक कंजूसी की है कि आप लोगों को ज़्यादा कॉपी पेन से नहीं समझाऊंगा, आपको आपकी पुस्तक के माध्यम से ही समझा दूंगा शॉर्ट में, मगर आपको समझ में आ जाएगा, इसका आप भरोसा रखें। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, रासायनिक ऊष्मागतिकी जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, इसमें कुछ प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि हैश का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति कीजिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। फिर इसके अलावा भी और भी प्रश्न हैं, जैसे कि गिब्स ऊर्जा वाला, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना जो वीडियो लेसन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपना इसी प्रश्न से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये प्रश्न को देखें, इसमें लिखा क्या है कि मुक्त ऊर्जा क्या है। ये लिखा मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो बच्चों आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मुक्त ऊर्जा क्या होती है। देखें आप इसको, सबसे पहले तो बच्चों आपको मुक्त ऊर्जा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नाम से ही है मुक्त, मुक्त मतलब फ्री, ठीक है ना। मुक्त ऊर्जा तो किसी तंत्र या निकाय से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा, क्या होता है, किसी सिस्टम से या किसी निकाय से जब कोई कार्य होता है तो उसमें ऐसी एनर्जी निकले जिसको हम दूसरी जगह यूज़ कर सकें, ठीक है ना। कि किसी तंत्र या किसी कार्य से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी कार्य में लगाया जा सके, तंत्र की मुक्त ऊर्जा कहलाती है। इसे कैसे बच्चों जी से दर्शाते हैं, ठीक है। क्या किसी निकाय या तंत्र से कोई काम कर रहे हैं, उस काम करने के दौरान जो एनर्जी निकल रही है और जिस एनर्जी का हम यूज किसी दूसरे काम में ले सकते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी कहलाएगी वो मुक्त ऊर्जा, उसे हम कहते हैं बच्चों क्या, मुक्त ऊर्जा। ये डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। गणितीय रूप में इसे इस प्रकार से लिखते हैं, G बराबर H माइनस TS। ओके, जहां G क्या है बच्चों, मुक्त ऊर्जा है, H क्या है, एंथैल्पी है किसी निकाय की या तंत्र की, T क्या है, परमताप है, और S क्या है, एंट्रोपी है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी एंट्रोपी, एंथैल्पी, इनकी डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। अब आपको यहाँ से व्यंजक शुरू हुआ। हम जानते हैं कि H बराबर होता है E प्लस PV। H क्या है, एंथैल्पी। किसी निकाय की जो एंथैल्पी होती है उसकी ऊर्जा और उसके ताप, आयतन और दाब का योग के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये आ गया एंथैल्पी की डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ देखो जी, इसको हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। इसको समीकरण अपन ने 1 मान लिए बच्चों, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब आपको करना ये है, यहाँ पे आप देखें H बराबर क्या है, E प्लस PV है ना, E प्लस PV। तो ये जो H की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में H का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा, इसमें हम H की वैल्यू पुट कर दो, तो H की जगह पे लिख दो E प्लस PV। तो ये लिख दिए E प्लस PV, और ये माइनस TS था, माइनस TS तो ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखेंगे मुक्त ऊर्जा। ये जो वैल्यू आई, ये आपकी G की वैल्यू आ गई, किसकी, मुक्त ऊर्जा का मान आया। जब केमिस्ट्री में बच्चों किसी चीज़ का परिवर्तन कराया जाता है तो यहाँ पे डेल लग जाएगा, इसमें डेल लगेगा, इसमें डेल, इसमें डेल और इसमें डेल, तो आ गया मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो ये आ गया डेल G बराबर डेल E प्लस डेल PV माइनस डेल TS। इसको मैं आपको एक पेज के माध्यम से समझा दे रहा हूँ, आप देख लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, मुक्त ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, G बराबर E प्लस PV माइनस TS से। अब मुक्त ऊर्जा में जब परिवर्तन होगा तो इन सब में बच्चों परिवर्तन का ये सिंबल होता है, इस सब में डेल लग जाएगा। ये लग गया डेल का निशान, ये परिवर्तन को दर्शाता। तो यहाँ पे तो डेल G जाऊँ कहते हो, यहाँ डेल E जाऊँ कहते हो। जब यहाँ लिखा जाएगा तो एक बार बच्चों ये डेल इसके साथ लिखेगा और इसको छोड़ देगा, फिर एक बार इसके साथ लिखेगा, इसको छोड़ देगा। कैसे, हम लिखें यहाँ पे P डेल V प्लस V डेल P। समझ में आया आपको, एक बार इसके साथ लिखना, एक बार इसके साथ। एक बार डेल को हमने V के साथ लिख दिए, एक बार डेल को हमने P के साथ लिख दिए। वैसे यहाँ करेंगे हम, तो इसको क्या लिख दें, T डेल S प्लस S डेल T। आया समझ में, क्या कर दिया हमने, इस तरीके से पूरा बना करके लिख दी, ये आ गया, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बन गई आपकी जो बुक में दिख रही है। समझ में आया ये स्टेप आपको, आशा करते समझ में आ गया होगा। अब ये बोल रहे हैं कि चूंकि इस प्रक्रम में दाब क्या है, स्थिर है, और ताप भी क्या है, स्थिर है। जब दाब स्थिर है तो P की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो ये डेल P वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप ये 0 हो जाएगा। और ताप स्थिर है तो डेल T वाला
स्टेप भी 0 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि इस प्रक्रम में दाब व ताप स्थिर है, अतः क्या जाएगा, डेल P की वैल्यू 0 हो जाएगी और डेल T की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डेल P वाले स्टेप है ये 0 और यहाँ जो डेल T वाला स्टेप है वो 0। तो कुल मिला के क्या बचा बच्चों, हम ये जो वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, डेल G बराबर, यहाँ से हम डेल E लिख दें और डेल P वाला स्टेप 0 होगा, मतलब क्या, ये वाला स्टेप 0 हो गया तो ये बचा प्लस P डेल V माइनस, यहाँ पे देखो डेल T वाला 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया तो बचा कितना, T डेल S। ये इक्वेशन आ गई, ये बचा हमारे पास यहाँ पे। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो रहा ये हमारा शुरुआत में था कि चूंकि किसी निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन डेल H बराबर होता है डेल E प्लस P डेल V के बराबर होता है। आप लिख देना कि चूंकि हम जानते हैं एंथैल्पी परिवर्तन, आप क्या लिख देना, हम जानते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। बच्चों थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा। हम जानते हैं एंथैल्पी परिवर्तन डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल V होता है। तो ये जो इक्वेशन रही यहाँ पे इसकी जगह पे डेल H रख दो तो अपन लिख देंगे, इसलिए डेल G बराबर इतने की जगह डेल H लिख दो, डेल H माइनस T डेल S। ख़त्म, यही तो है हमारा व्यंजक। देखें ये आ गया, ये आप लिख दोगे, ये आ गया, आपने ये स्टेप 0 कर दिए V डेल P और डेल T वाला, तो ये 0 ये 0, तो ये आपका ये इक्वेशन बनी। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि डेल E प्लस P डेल V, ये हम जानते हैं स्थिरताप और स्थिर दाब पर एंथैल्पी परिवर्तन डेल H बराबर क्या होता है, डेल E प्लस P डेल V। तो इतने की जगह पे आपने डेल H रख दी, तो ये आ गया। यही बेटा गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहलाता है। इतना ही करना है आपको और ये व्यंजक आपका पूरा फिनिश हो गया। अगर आपने अभी अच्छे से देखा नहीं है तो पूरा वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके पूरा एक एक स्टेप आपको पूरा लिख देना है। ये पूरा आपके सामने पूरा दिया हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ शिवलाल जी की दिग्दर्शिका है रसायन विज्ञान की, उससे इस पूरे प्रश्न को मैंने सॉल्व करा दिया। अच्छी लैंग्वेज थी इसलिए मैंने आपको अलग से पेज में नहीं बताया। और ये जो मैंने पेज में लिखा है ये स्टेप ये है आपके सामने, तो इसको आप देख लें और तैयार कर लें। ये हो गया हमारा ये वाला व्यंजक। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको एक और व्यंजक मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला व्यंजक देखें आप, ये है आपका हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। इस व्यंजक को आपको कैसे करना है देखें, मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये हेस का नियम है, ये आपको पढ़ लेना है। ये क्या कह रहे हैं कि यदि कोई रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक विधियों से एक या एक से अधिक पदों में संपन्न हो तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न होने वाली या अवशोषित होने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है वो समान होती है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा किया गया हो। ये पूरी आपको परिभाषा लिखनी है। क्या, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक विधियों से या एक या एक से अधिक पदों में संपन्न होता है तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है या अवशोषित होने वाली ऊर्जा की मात्रा समान होती है, फिर चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा किया गया हो। देखें इस चित्र के माध्यम से सैद्धांतिक विवेचन में ये हेस का नियम पूरा उदाहरण से आपको समझाना है। देखें सबसे पहले ये चित्र क्या कह रहा है। यह नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है, अर्थात ऊर्जा अविनाशी है। आपको यहाँ से लिखना है कि माना कि देखो सबसे पहले हमारे पास 2 रास्ते हैं, ए से हमें बी तक जाना है बच्चों। तो एक बार में हम क्या चल सकते हैं, यहाँ से सीधा रास्ता पकड़े और बी तक चले गए। इस पूरे स्टेप में मान लो हमें क्यू ऊष्मा मिली, क्यू कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई। देखें माना कि पदार्थ ए पदार्थ बी में परिवर्तित होता है। इसे 2 विधियों से संपन्न कर सकते। कैसे, माना एक विधि में क्या होती है, एक पदी विधि है, सीधे ए से बी तक चले गए तो कितनी क्यू ऊर्जा उत्पन्न हुई, क्यू। ए से बी बनने में क्यू कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है ना। अब अनेक पद विधि में पहले हम गए ए से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से हम बी तक। देखिए एक बार हम सीधे चले गए और एक बार हम ऐसा घूम करके गए। तो देखें इसमें क्या है, अनेक पद विधि में यह क्रिया कई पदों में कराई जाती है। तब कैसी कैलोरी निकलेगी हमें, Q1 फिर Q2 फिर Q3 ये उत्पन्न होती। अर्थात देखो पहले एक पदी विधि में आप क्या लिख दोगे, ए से बी गए और Q कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई। अब देखें आप आगे इसका स्टेप,
ये लिखिए। अनेक पद विधि में क्या हुआ बच्चों, पहले हम ए से सी तक गए, ए से जब सी तक गए तो कितनी कैलोरी निकली Q1, फिर सी से डी तक गए तो कितनी कैलोरी Q2, फिर डी से बी तक गए तो Q3 कैलोरी। मतलब कुल ऊष्मा कितनी लग गई हमें, Q1 Q2 Q3 ये, और इसका जो टोटल योग होगा ये जो इस ऊष्मा के Q के बराबर होगा, ठीक है ना। Q जो इक्वल होगा किसके, Q1 Q2 और Q3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने रख दिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उदाहरण आपको इस विधि से और लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हैश के नियम से इतना आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण ले लो, कार्बन देखो कैसे दो तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करा देते तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये है सिंपल विधि, एक पदी विधि। अब अगर हम हैश के नियम से अब चलें अनेक पद विधि से, तो हम क्या करेंगे, कार्बन में पहले ऑक्सीजन का आधा परमाणु जोड़े हमने तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना और डेल H1 ऊर्जा निकली, ठीक है। फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर आधा ऑक्सीजन जोड़े तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी डेल H2 ऊर्जा फिर मुक्त हुई। तो ये जो आई डेल H ये इसके और इसके योग के बराबर होगी। बच्चों यही हैश का नियम है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, आपको इसी से देख लेना और समझ लेना है। तो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए, इनको आप देख लें और इसको वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।